Okay, so now we are studying the next chapter, that is chapter 7, diversity in living organisms. Okay, now each organism is different from other to a lesser or greater extent. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम बात करें और दो लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर हम कंपेयर करते हैं तो दे आर डिफरेंट. ईच ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट. ये हो सकता है कि थोड़ा डिफरेंट हो, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो, तो डिफरेंस कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, या काफ़ी सिमिलर भी हो सकता है कि एक जैसा है, लेकिन कंप्लीटली एक जैसा हो ऐसा नहीं होता है. सो ईच ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम अदर टू अ लेसर और ग्रेटर एक्सटेंट. फॉर इंस्टेंस कंसिडर योर सेल्फ एंड अ फ्रेंड. जैसे कि उसमें आपको लिखा था कि मान लीजिए आप अपने आप को और अपने फ्रेंड को ही कंपेयर. We are taking human beings, two human beings of same species. तो you and your friend, are you both of the same height? क्या आप दोनों की हाइट एक ही है? जरूरी नहीं है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. Then okay, then does your nose look exactly like your friend? जैसे we are taking a body feature, बॉडी का कोई फीचर हम ले रहे हैं. यहाँ हमने एक नोज फॉर एग्जांपल देखा कि क्या आपकी नाक जो है और आपके फ्रेंड का जो नोज है वो एग्जैक्टली एक तरह का है? नहीं. तो अगर दो हम जो फ्रेंड हैं आप दोनों, यानी कि आप दोनों आसपास ही कहीं रहने वाले हैं और एक दूसरे को जानते हैं, यू आर क्लोज, इवन अमंग योर सेल्फ फीचर्स में डिफर, योर हाइट में डिफर, योर बॉडी पार्ट्स में लुक डिफरेंट. लाइक जैसे यहाँ एग्जाम्पल है कि आपकी नाक और उसकी नाक एक जैसी है? ज़रूरी नहीं है. इज योर हैंड स्पैन द सेम एज योर फ्रेंड्स? क्या आपका हाथ की जो लंबाई है और हाथ का जो हैंड स्पैन हाँ कहीं भी यूज होता है. जहाँ आपको उसका पूरा एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, कहीं भी ये एक्सटेंशन सेंस में है. हाँ, कि हाथ आप फैलाए हुए हैं तो कितना आपका हाथ फैल रहा है, यानी कि उसकी लंबाई कितनी है. तो ये हैंड स्पैन जो है ये भी दो फ्रेंड्स का ज़रूरी नहीं है कि एक जैसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. सो वी आर ट्राइंग टू से दैट सम बॉडी फीचर्स even among friends they may be different. However, if you compare ourselves with a monkey, लेकिन अब अभी हमने दो लोगों में आपस में फ्रेंड्स में कंपेयर कर रहे थे, अगर एक बाहर से मंकी है अलग से, उसके साथ कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि मंकी से तो हमारे में डिफरेंस है, लेकिन हमारे और हमारे फ्रेंड में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है. अगर मंकी के कंपैरिजन में कहा जाए, मंकी को अगर देखें तो आप देखें कि आप दोनों में ज़्यादा सिमिलैरिटी है. ठीक है, हाइट थोड़ा बहुत कम ज़्यादा है, हाथ लंबा छोटा है, नोज, लेकिन एटलीस्ट मंकी का तो काफ़ी डिफरेंस हो जाता है. तो कंपेयर टू मंकी द टू फ्रेंड्स हैव मोर सिमिलैरिटीज. अगर मंकी को कंपेयर करें, वैसे आप सिर्फ अपने आप को देखेंगे दोनों को तो लगेगा कि नहीं नहीं हम दोनों तो काफ़ी अलग हैं, लेकिन अब एक तीसरे से कहा जाए कि मंकी से कंपेयर करिए तो फिर लगेगा कि नहीं नहीं मंकी के कंपैरिजन में तो हम दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटीज हैं. अब कहा जाए कि बट सपोज वी हैव टू इंक्लूड अ काउ टू द काउ, अगर एक गाय को भी ले आते हैं कंपैरिजन और गाय से कंपेयर करते हैं तो वहां हम देखें कि नहीं नहीं गाय तो फिर बहुत ही अलग हो जा रही है, तो उसके मुकाबले तो मंकी ही हमसे सिमिलर है. अगर गाय को ले आए कंपैरिजन में तो वहां हम देखेंगे कि नहीं नहीं गाय तो हमसे बिल्कुल ही अलग है, उसके मुकाबले हम में और मंकी में कुछ सिमिलैरिटीज है. ठीक है, तो इसके हाँ, सो वी थिंक ऑफ ऑल डिफरेंट फॉर्म्स इन विच लाइफ अकर्स ऑन अर्थ. तो अब हम अगर सोचते हैं अर्थ पर कितने डिफरेंट फॉर्म्स में लाइफ है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कितने डिफरेंट तरह के हैं. On one hand, we have microscopic bacteria of a few micrometer in size. एक तरफ हम देखते हैं इतने छोटे
माइक्रोस्कोपिक, जिनको माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, ऐसे बैक्टीरिया है और अदर ऑर्गेनिजम्स हैं विच आर ऑफ अ फ्यू माइक्रोमीटर, उनका साइज कितना होता है, फ्यू माइक्रोमीटर. While on other hand we have blue whale and redwood trees of California of approximately 30 meters and 100 meters. और दूसरी तरफ हम देखें तो इतने बड़े बड़े हमारे ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, एनिमल में बात करें तो ब्लू व्हेल जो कि 30 मीटर्स जिसका लेंथ जो है होता है. हाँ, रेडवुड ट्रीज जो है दे आर द टॉलेस्ट ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, कैलिफोर्निया पाए जाते हैं. हाँ, रेडवुड होता ही है, उसका रेड कलर का होता है, इसलिए नाम है रेडवुड ट्री. रेडवुड ट्री होता है, सिकोया होता है, ये सब वैरायटीज जो है वहाँ बहुत बड़े बड़े होते हैं, एक्सट्रीमली टॉल. मिनिमम इन सब का हाइट जो रहता है, इंडिया में तो हाँ, इंडिया में हाँ ये सब है. तो रेडवुड ट्रीज जो है जनरली ये आपको मिनिमम हाइट इन सब का रहता है 10-15 मीटर्स. ठीक है, और बड़े हुए तो फिर तो बहुत हाइट 10 नहीं 20-25 मीटर्स कह रहा है मिनिमम. मतलब जो आप टावर वगैरह देखते हैं वैसे 1-2 टावर तो ये मिनिमम इनका हाइट रहता है, और फिर चला जाएगा 100 मीटर्स तक. ठीक है, बड़े टावर का कितना हाइट होता होगा, अब डिपेंड करता है टावर पर. एवरेज आप मान लीजिए तो होता है वही 25 फीट, 25 मीटर के आसपास, 20-25 मीटर. Now, some pine trees live for thousands of years, while insects like mosquitoes die within a few days. अभी हमने एक साइज को देख रहे थे, हम साइज को कंपेयर कर रहे थे कि भाई इतने छोटे से लेके इतने बड़े लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं. दूसरी तरफ अगर लाइफ स्पैन की बात करें, कि लाइफ की बात करें कितने दिन तक जीते हैं, तो वहाँ हम देखते हैं कि जहाँ कुछ जो ट्रीज हैं जो कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक, पाइन ट्रीज जो है फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स दे लिव, व्हाइल इंसेक्ट्स लाइक मस्किटोज डाई विद इन अ फ्यू डेज. और दूसरी तरफ ऐसे इंसेक्ट्स भी हैं जो कुछ ही दिन सर्वाइव कर पाते हैं, उससे ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते हैं. लाइफ ऑल्सो रेंजेस फ्रॉम कलरलेस और इवन ट्रांसपेरेंट वर्म्स टू ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स एंड फ्लावर्स. फिर एक और फीचर की हम बात करें कि अपीयरेंस कैसा है, तो अपीयरेंस में हम देख सकते हैं कि कुछ ऐसे वर्म्स होते हैं जो कलरलेस होते हैं या इवन ट्रांसपेरेंट होते हैं, जिनके आर पार आप देख सकते हो. केचुआ वगैरह देखिए, कई होते हैं ट्रांसपेरेंट. इससे हर केचुए में नहीं होता है, लेकिन कई ऐसे होते हैं वर्म्स, केचुए की बात नहीं, वर्म्स कई तरह के होते हैं, तो दे आर इवन ट्रांसपेरेंट. ठीक है, अर्थ वर्म तो एक तरह का वर्म है, कई वर्म्स होते हैं. तो कलरलेस अर्थवर्म तो जो है आपका देखिए कलरलेस होता है, कोई कलर उसमें नहीं होता है. तो कलरलेस या ट्रांसपेरेंट, एक तरफ हम कह रहे हैं कि ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें कोई कलर नहीं, और दूसरी तरफ बर्ड्स और फ्लावर्स आप देखते हैं, सब देखते हैं कि इतना ज़्यादा ब्राइटली कलर्ड उसमें होते हैं. कितने तरह के कलर होंगे, अगर आप एक ही बर्ड को देखेंगे तो उसमें 6-7 कलर तो मिनिमम होते हैं, अगर ध्यान से आप देखेंगे. और डिटेल में बड़े खूबसूरत बर्ड्स को देखिएगा तो एक ही कलर में आपको 50 कलर दिख जाएंगे. ठीक है, तो ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स एंड फ्लावर्स, फ्लावर्स में भी ऐसे ही है, देखिए कलरसी फ्लावर्स का अट्रैक्शन होता है, तो दे आर सो मेनी कलर्स एंड ब्राइटली कलर्ड. This bewildering variety of life around us has evolved on earth over millions of years. तो इतना जो लिविंग लाइफ का वैरायटी है, इतना तरह तरह का जो जीवन ये हमारे चारों तरफ है, इतना वैरायटी का साइज है, कलर है, लाइफ स्पैन अलग अलग है, सबका जीने का तरीका अलग है. इतना जो हम अगर देखने लगेंगे तो बिल्कुल हमारा दिमाग जो है बिल्कुल एक कंफ्यूज हो जाएगा. बिविल्डरिंग वैरायटी है. ये ग्रो करने में थोड़ा बहुत समय नहीं लगा है. इट हैज मतलब कि हिंदी में आश्चर्यचकित ऐसे कहते हैं, या आश्चर्य से भर जाना, चकरा जाना. So it has taken a long time to evolve.
ऑल दिस लाइफ फॉर्म्स, ये इतने तरह के जो जीव जंतु हमारे आसपास में हम देखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कुछ सालों में या कुछ 100 सालों में, बल्कि दे हैव टेकन मिलियंस ऑफ इयर्स टू ग्रो इन द वे वी सी देम टुडे। ये बदलाव हुआ धीरे धीरे, ऐसा नहीं किसी तरह वो पैदा हो गए थे। इट हैज इवॉल्व, देखिए क्या वर्ड यूज किया है, इवॉल्व ऑन द अर्थ ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स। इवॉल्व का मतलब होता है चेंज, ग्रेजुअली, धीरे धीरे बदलाव। तो इट हैज इवॉल्व ऑन अर्थ ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स, हाउएवर वी डू नॉट हैव, लेकिन अब इतने लाखों सालों में जो चीज हुआ करोड़ों, उसको समझने के लिए हमें कितना साल मिलता है, कितना टाइम देना चाहते हैं लोग? अपने स्कूल का भी टाइम नहीं देना चाहते, उसमें भी नहीं देना चाहते है ना। क्लास में जितना पढ़ाया जाता है वो टाइम भी उनको बाहर ही देखने में मन लगा रहता है, स्टूडेंट्स को बाहर ताक रहे हैं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बोर्ड में क्या लिखा जा रहा है या टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, उससे ज़्यादा बाहर की चीज़ें उनका दिमाग खींच लेती है। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक एक ऑर्गेनिज्म को और सबको समझते रहें, ठीक है। न साइंटिस्ट के पास है, न प्रोफेसर के पास है, किसी के पास इतना समय नहीं है। तो इसीलिए हम लोग उसको डिटेल में एक एक करके नहीं देखते हैं, बल्कि उनको इस तरह से हम स्टडी करते हैं कि जिससे एक जैसे जो हैं उनको एक साथ हम स्टडी कर लें। तो यहाँ लिखा आपने कि इंस्टेड वी लुक फॉर सिमिलैरिटीज अमंग द ऑर्गेनिजम्स। हम ऐसा देखते हैं कि एक तरह के ऑर्गेनिज्म है, उनको एक साथ पढ़ लिया, अब एक एक उसको देखने की जरूरत नहीं। which will allow us to put them into different classes and then study different classes or groups। तो हम उनको क्या करते हैं, ग्रुप्स में बांटते हैं, हाँ ये एक जैसे है तो इनको, और उस ग्रुप को हम एक पूरी तरह पे स्टडी कर लेते हैं। तो उस ग्रुप को स्टडी कर लेने से जो भी उस ग्रुप में थे उन सबके बारे में एक हम स्टडी कर लेते हैं। In order to make relevant groups to study the variety of life forms, we need to decide which characteristics have more fundamental difference among। तो अब कैसे ये ग्रुप कैसे बनाएं, ये ग्रुप कैसे बनाएं ताकि हम सही तरीके से सभी ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर सकें। तो उसके लिए जरूरी है कि हम ये पहचान करें कि उनकी कौन सी क्वालिटीज हैं जो उनमें बिल्कुल फंडामेंटल डिफरेंस क्रिएट कर रही है, और उस हिसाब से उसका हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। जैसे अभी हमने 2-3 क्राइटेरिया देखा, साइज का क्राइटेरिया देखा कि हाँ छोटे हैं बड़े हैं, हमने उसमें लाइफ स्पैन का देखा कि कितना लाइफ स्पैन है, और फिर हमने एक देखा कलर, अपीयरेंस कैसा है। तो मतलब कुछ ऐसे हमें उसका कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड करना होगा, और उस पर जो है ताकि जो क्लियरली अलग अलग सबको ग्रुप्स में बांट सके, और तब हम उन ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर सकेंगे ग्रुप्स या क्लासेस में। क्योंकि हर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने का इतना समय तो हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि उनको कुछ पर्टिकुलर उनका फीचर्स ऐसा सेलेक्ट करते हैं और उसके अनुसार ग्रुप्स में बांट देते हैं सभी ऑर्गेनिज्म, ताकि उनको हम स्टडी कर सकें। इंस्टेंस फॉर एग्जांपल, उदाहरण, स्टेट मतलब के बावजूद। ओके, तो दिस वुड क्रिएट द मेन ब्रॉड ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो हम जो सबसे पहले जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसके आधार पर जब ग्रुपिंग करेंगे तो उससे मेन हमारा ब्रॉड ग्रुप्स बन जाएगा कि हाँ ये मेन ग्रुप्स हैं। फिर उसके अंदर और हम कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो उसका सब ग्रुप बन सकता है। जैसे पहले हमने किसी ने बांट दिया कि जमीन पर रहने वाले जानवर, पानी में रहने वाले, हवा में रहने वाले। अब जमीन पर रहने वालों में उसका देखेंगे कि हाँ भाई कौन जो है जमीन पर दौड़ने वाले हैं, कौन पेड़ों पर रहने वाले हैं, ठीक है, कौन क्या खाने वाले हैं। तो उसमें फिर और सब ग्रुप्स हम बना सकते हैं। पहले जो ब्रॉड ग्रुप्स होंगे उनके फिर हम उसमें और पर्टिकुलर डिटेल में जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो सब ग्रुप्स हम बना लेते हैं। तो विद इन दीज ग्रुप्स स्मॉलर सब ग्रुप्स विल बी डिसाइडेड बाई लेस इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब हमारा फर्स्ट टॉपिक है 7.1, दैट इज व्हाट। 7.1 के बाद 7.3, हाँ 2 ऐसे लिख छोड़ दिए थे, खाली उसमें थ्योरी था, तो अननेसेसरी लिखने से
बहुत टाइम नहीं हो, वही हम भी सोचे थे। छोड़ दिए थे क्योंकि अननेसेसरी थ्योरी था, तो उतना थ्योरी की हमें ज़रूरत नहीं थी, Yes, sir. तो लिखने में भी आपको समय लगता है काफ़ी। 7.1 व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो अब हमने यहाँ तक समझ लिया कि भाई लाइफ जो है बहुत ज़्यादा डाइवर्स है इस यूनिवर्स में, इस वर्ल्ड में। तो उसको स्टडी करने के लिए हमारे पास इतना समय नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें हर तरह का वैरायटी। तो सबको अगर समझना हम चाहते हैं तो उसके लिए इतना टाइम नहीं है कि सबको अलग अलग हम समझते रहें। तो उसके लिए है ज़रूरी कि कुछ हम उसके फीचर्स आइडेंटिफाई करके, कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई करके उसके अनुसार कुछ ग्रुप्स में बांट लें सबको, और उन ग्रुप्स का फिर सब ग्रुप्स हो सकता है उसके और लेस इंपॉर्टेंट फीचर्स के अनुसार। तो इस तरह से हम स्टडी कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अब यहाँ जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब इसको ग्रुप्स में बांटने का आधार क्या है, किन चीजों को हम देखते हैं जब ऐसे ग्रुप्स में हम बांटते हैं, उसको समझेंगे। तो क्या लिखा है इसमें आपने, देखिए क्या स्टार्ट, ग्रीक थिंक, ओके। सो ग्रीक थिंकर एरिस्टोटल classified animals according to whether they lived on the land, in water or in air। जैसे कि इसकी स्टार्टिंग की ग्रीक एक जो है थिंकर थे या फिलोसोफर कहते हैं, उस समय के विद्वान थे जो एरिस्टोटल, हिंदी में अरस्तु कहा जाता है। हाँ, नहीं एरिस्टोटल कहिएगा तो बहुत कम लोग बिहार में जानेगा, अरस्तु कहिएगा तो ज़्यादा जान जाएगा। अरस्तु ही नाम से फेमस है हिंदी में, लेकिन उनको चूंकि ग्रीक थे तो वो बोलने का उनका तरीका हिंदी का अलग है। तो ही इज एरिस्टोटल, ग्रेट फिलोसफर। पॉलिटिक्स में इन्हीं का माना जाता है शुरुआत। पॉलिटिक्स, हाँ, पॉलिटिकल साइंस का जो है, और ये भी एनिमल का बायोलॉजिस्ट। हाँ, क्योंकि उस समय सारी चीज़ें मिली हुई थी, इतना डिवीजन नहीं हुआ था नॉलेज का, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब। नहीं, ये बीसी में थे। एरिस्टोटल जो है ये आपके 400-500 बीसी के आसपास, बिफोर क्राइस्ट, तो आज से 2500 साल पहले, 5 उन लोग का लिखा हुआ बात हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं, अभी तक कैसे आ गया है? तो कुछ किताबों में लिखा गया जो भी, तो वो किताब 200-2000 साल पहले वो उन्होंने लिखा, कहीं किताब में लिखा, कहीं पत्थर पे लिखा, जहाँ भी लिखा, फिर उसको आगे कुछ लोगों ने फिर आगे लिखा उस पर। तो इस तरह से नॉलेज आगे होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी नॉलेज ट्रांसफर होता है। ठीक है, चलिए। तो एरिस्टोटल ने क्या किया, इसमें शुरुआत में इन्होंने बांटने की कोशिश की। सिंपल, उस समय जितनी ज़रूरत थी उतना ही, भाई नॉलेज भी तो आज बहुत एडवांस हो गया, उस समय इतना ज़रूरी नहीं था। तो जानवरों को उन्होंने बांटा कि भाई जो कहाँ रहते हैं, ज़मीन पर रहने वाले, ऑन द लैंड, इन एयर एंड इन वाटर। दिस इज अ वेरी सिंपल वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ बट मिसलीडिंग। तो उन्होंने उस समय जो देखा उस हिसाब से कि अच्छा ठीक है, जो है जमीन पर रहने वाले हैं जीव जंतु, पानी में रहने वाले जीव जंतु और हवा में रहने वाले, इन सब का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, उस तरह से उन्होंने बांटा था। तो उस समय के हिसाब से ठीक था, उस समय तो लोगों को उतनी भी समझ नहीं थी, तो उन्होंने उस समय, भाई बड़े विद्वान थे, आज तक याद किया जाता है एरिस्टोटल को, ऐसा नामी कोई बड़ा कम ही हुआ ऐसा आज तक। तो उन्होंने उस समय के हिसाब से बांटा। लेकिन अगर उसको आज के समय में हम सोचेंगे ऐसा, तो वो हमें लगेगा कि बड़ा सिंपल है ये तो देखने का तरीका, और इससे हमें कुछ खास रिजल्ट मिलेगा नहीं, मिसलीडिंग। फॉर एग्जाम्पल, एनिमल्स दैट लिव इन सी इंक्लूड कोरल्स, वेल्स, ऑक्टोपस, स्टारफिश एंड शार्क। भाई बहुत तरह के जानवर रहते हैं पानी में। एग्जाम्पल में आपने देखा कि कोरल भी पाए जाते हैं, वेल भी होते हैं, ऑक्टोपस होते हैं, स्टारफिश होते हैं, शार्क होते हैं। वी कैन सी दैट दीज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मेनी वेज। तो अब इन सब को अगर हम देखें, एक कोरल है, कोरल समझते हैं, जिससे सीप, मूंगा वगैरह ये से निकलता है, कोरल्स हो गया। उसके बाद हो गया वेल्स, देखिए कितने विशाल बड़े मैमल्स हैं वो भी। ऑक्टोपस एक अलग तरह का जो है मेरीन एनिमल है।
स्टारफिश ये अलग तरह का फिश है, एंड शार्क, और शार्क जो है फिर से एक बड़ी फिश होती है। तो इन सब को हम ये तो कह सकते हैं कि दे ऑल लिव इन वाटर, बट इनमें क्या सिमिलरिटी है, बहुत ही अलग है एक दूसरे से। कहने के लिए सारे सी में रहने वाले हैं, लेकिन इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है। वी कैन इमीडिएटली सी दैट दिस, हाँ, मैनी डिफरेंट इन मेनी वेज, इन फैक्ट हैबिटेट इज द ओनली पॉइंट द शेयर। ये सिर्फ इनमें कॉमन क्या है, अगर इन पांचों जो हमने वैरायटी का नाम लिया, कोरल्स, वेल्स, ठीक है, ऑक्टोपस, स्टारफिश और शार्क, तो इन पांचों में हम देखेंगे कि सिर्फ इनका रहने का जगह ही एक कॉमन है, खाली कि पानी में रहते हैं या समुद्र में रहते हैं। बाकी इनमें हमें कोई चीज कॉमन नहीं मिलेगी जल्दी, सबका अलग अलग है। वेल देखिए इतना बड़ा है, क्या खाता है, घास खाता है, समुद्री घास, प्लैंक्टन्स। सिर्फ वो उतना ही, कैसे हाँ उसका शरीर उतना भारी शरीर है, हाँ, उतना सोच, कम यही सोचने की इतना बात है कम था कि कि उतना भारी इतने बड़े शरीर वाला वेल जो है वो सिर्फ सी प्लैंक्टन्स खाता है, जो घास फूस समुद्र में फैला होता है। ईश्वर का और कैसा उससे बहुत छोटा जो शार्क होता है, देखिए वो दूसरे जानवरों को खाता है, मछलियों को खा जाता है, या जो भी मिला उसको खा जाता है। ऐसा चीज समझ में नहीं आ रही है। इसीलिए तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हालांकि वो समुद्र में रहने वाले हैं, लेकिन अलग है एक दूसरे से पूरी तरह से। शार्क उससे कितना छोटा होगा वेल से? शार्क बहुत छोटा होता है, शार्क एक इतना नॉर्मल है, इतना बड़ा रहता है 6-7 फीट का। तो कुछ नहीं है। बहुत बड़ा हुआ तो 15-20 फीट का हुआ, बहुत बड़ा हुआ तो या 30 फीट का हुआ ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। 20 फीट के हाँ, आसपास। तो उसका मतलब उसका एक, उसके सामने एक बच्चा जैसा है। तो तो उससे लड़ता होता है कि नहीं, लड़ता होता है शार्क कि नहीं, उससे क्यों लड़ेगा साइज देख के लड़ता है, लेकिन शार्क इज वेरी एग्रेसिव, शार्क इज वेरी एग्रेसिव जनरली। अब बहुत सा वैरायटी होता है शार्क का, तो जनरली, लेकिन हाँ, लेकिन उसमें ज़्यादातर एग्रेसिव होते हैं, पीसफुल वैरायटी कम ही होता है इसमें। तो कहने का मतलब है कि एक इतना जो विशाल व्हेल है वो मैमल है, और वो जो है घास फूस खाती है, और जबकि उससे बहुत छोटा जो शार्क है वो बहुत डेंजर, मतलब वो उस पर मूवी बनी थी 80s में, जॉज, ठीक है, शार्क पे। तो ये शार्क जो होते हैं ये बहुत ही मतलब दे आर एक्सट्रीमली कार्निवोरस, ठीक है, जो मिला उसको खा जाते हैं। और ये कहते हैं कि अगर ब्लड, एक ड्रॉप ब्लड भी अगर कहीं गिर गया वाटर में, तो उसको कई किलोमीटर दूर से ये स्मेल कर लेते हैं। तो इसलिए उस समय वो हम लोग सुने थे बस कि घायल जो, जिसका शरीर में कहीं भी कट है, उसको ऐसा जगह समुद्र में उतरने से मना किया जाता है जहाँ शार्क वगैरह पाए जाते हैं, क्योंकि ये कई किलोमीटर से खून की गंध को सूंघ लेते हैं। हाँ, तो कई मतलब 4-5 किलोमीटर की दूरी से भी ये खून की महक पानी में सूंघ लेते हैं और पहुंच जाते हैं वहां कि भाई खून है, चलो खाने के लिए मिलेगा मांस वहां, और अटैक कर। और बड़ी मूवीज बनी है इन पर, शार्क्स पर। तो बड़े एग्रेसिव होते हैं, और कभी कभी वेल से भी ठीक ठाक लड़ जाते हैं, छोटा मोटा वेल रहता है तो, ठीक है। कुछ होता नहीं ना, नहीं होगा क्या, लेकिन मतलब एक चूंकि बताए कि एग्रेसिव है, दिखाना चाहता है। हाँ, तो वैरायटी है शार्क। उसी तरह ऑक्टोपस है, ये बड़ा ही अलग तरह का ऑर्गेनिज्म है। खून चूस लेता है, अपना टेंटिकल्स लपेट लेगा, जो भी चीज़ है, आप है तो आपका हाथ पर पूरा, और फिर उसका उसमें इंजेक्शन टाइप का छोटा छोटा जैसा लगा रहता है, वो खून चूसना शुरू कर देता है। तो ऑक्टोपस एक बड़ा अलग टाइप का ऑर्गेनिज्म। जहर उसमें नहीं होता ऑक्टोपस में? जहर वहर नहीं, आपका खून चूस लेता है, इतना ही। उसको काट के ऐसे कर दे तो केवल समुद्र में रहता है। हाँ, नदी में नहीं रहता है। नहीं, नदी में नहीं रहता। तो वो जो है कि एक अलग तरह का है ऑक्टोपस। और फिर आपने देखा कि कोरल, कोरल तो बिल्कुल ही अलग है, बेचारा शांत रहता है, कुछ नहीं, उसको लोग खोल के अपना उसमें से निकाल लेते हैं मन। ऑक्टोपस कितना लंबा होता है? ऑक्टोपस छोटा से लेके इतना छोटा से लेके बड़ा बड़ा भी होता है। बड़ा बड़ा एक हाँ, 2-3 फीट तक का भी होता है। तो ये हो गया। स्टार फिश है, वो भी एक बिल्कुल अलग तरह की फिश, लगती ही नहीं है, स्टार शेप में बिल्कुल रहती है। वो जहरीला नहीं ना होता? नहीं, जहरीला नहीं होता।
तो ये सब कहने का मतलब कि देखिए, इनको अगर आप देखेंगे, अपीयरेंस बहुत अलग है इन सब का। साइज कहें तो साइज भी बहुत अलग है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खाने का जो है, कैसे क्या खाते हैं वो भी सब अलग है। उनका बिहेवियर ये भी अलग है। तो कहने को सिर्फ वो है कि समुद्र में रहने वाले हैं, लेकिन उन सब का एक दूसरे से नेचर जो है, बिहेवियर बहुत ही डिफरेंट। ऑक्टोपस के पास जो नेटिव स्थिति, वो दांत है कि क्या है उसके शरीर में नीचे या सब? नहीं, वो दांत कुछ नहीं, जैसे उसका ऐसे एक देखे होंगे फिगर सब वगैरह, फिगर तो देखेंगे। गोल सील होता है, उससे ऐसे लंबे लंबे टेंटिकल्स निकला रहता है, बहुत सारा। वो क्या करता है, कहीं भी लपेट लेता है। वो टेंटिकल से ही हाँ। यूज करता है। और वो टेंटिकल्स के अंदर उसका गोल कुछ रबर टाइप गोल गोल कुछ रहता है बना हुआ, उसमें से वो चिपका लेता है कहीं भी स्किन में, और उसमें स्किन में छेद करके वो उससे ब्लड सक करना शुरू करता है। उसका कुछ स्ट्रक्चर बना होता है उसके अंदर, गोल गोल के अंदर रहता है दांत है, दांत रहता है कि क्या रहता है? कुछ रहता है कि जिसको चुभा के वो आराम से ब्लड खींच सकता है। दांत इसे हम लोग नहीं चुभा, दांत अंदर में होता है ना उसके मुंह में। दांत बात नहीं होता, तो वो खाली खून चूस दांत किसने खाता थोड़े है कुछ, वो केवल खून चूस के खून जिंदा चूसता रहता है, खून चूस लेता है। तो वो उसको ऐसा मिला है कि लपेट लेगा और फिर उसका आपका जहां होगा वहां छेद करके वहां से खून चूसना शुरू करेगा। तो इट सक्स ब्लड। तो देखिए उसका मेथड बड़ा ही अलग, इससे खतरनाक होता है। जहरीला नहीं होता, जहरीला नहीं नहीं तो जहरीला नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप देख सकते हैं उसका टेंटिकल का काट दिया जाए तो मर सकता है। मरेगा नहीं, अब जैसे उंगली आपकी कट जाए तो डेथ थोड़े हो जाएगा, तो पूरा काटना पड़ेगा पूरा। हाँ, तो ऐसा होता है, टेंटिकल्स कट जाता है, बहुत मुलायम होता है, ऐसा नहीं बहुत ये होता है, आराम से कट पड़ जाएगा, लेकिन हाँ उसमें ये होता है कि पकड़ लेता है, जकड़ लेगा तो खून चूस लेता है, पूरा चूस सकता है शरीर का, क्योंकि उतना ही एरिया का चूसेगा। खून अब वहां से नस में से तो सब खून निकालेगा तो चूसेगा ही ना। तो इस तरह से we can see that we have taken some example of marine organism, जो कि इनका दिखने में भी अलग है, साइज भी बहुत अलग है, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन बहुत अलग है, उसका वे ऑफ लाइफ बहुत अलग है, और सिर्फ कॉमन क्या है कि वो दे लिव इन द सी। तो इसलिए इस तरह से ग्रुप बनाना बहुत फायदेमंद साइंस में नहीं हो पाएगा। पहले जब कुछ नहीं जानता था इंसान, तब के लिए ठीक था कि हाँ ये पानी में रहने वाले जीव हैं, ये हवा में रहने वाले हैं, ज़मीन पे रहने वाले हैं, उस समय के लिए ठीक था। लेकिन जैसे जैसे नॉलेज और बढ़ता गया आदमी का, तो इससे जो है कोई खास जो है साइंस का नॉलेज नहीं निकल कर आ पाता था। तो ऐसा क्लासिफिकेशन करना सही नहीं है। What we mean by characteristic is a particular feature और a particular function। तो आखिर कैसे बांटा जाए, तो हम कोई कैरेक्टरिस्टिक सेलेक्ट करते हैं, मैंने बताया पहले भी कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक सेलेक्ट करते हैं, जिसे कि उसके कारण उन जीवों में डिफरेंस पैदा हो रहा है, यानी वो अलग हो रहे हैं उसके कारण। और ऐसा कैरेक्टरिस्टिक या उसका फंक्शन, उसका कोई काम करने का तरीका, दैट जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दैट मोस्ट ऑफ अस हैव 5 फिंगर्स ऑन ईच हैंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक। हम जितने भी आदमी हैं, तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग के लिप्स में 5 फिंगर्स होता है ईच हैंड, ठीक है, तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है। दैट वी कैन रन बट banyan tree cannot इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक। अब जैसे हम दौड़ सकते हैं, लेकिन banyan tree क्या दौड़ सकता है? नहीं दौड़ सकता है। तो अब इसके कारण हम दोनों में फर्क हो जा रहा है कि हम चल फिर सकते हैं, ट्रीज चल फिर नहीं सकते हैं। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है। इसके बाद क्या लिखे हैं? 7.3। ओके, 7.3। Now, so we have understood that we select some important characteristics or functions which make difference among different organisms, and then we classify them into groups। उनको हम क्लासेस या ग्रुप्स में बांट देते हैं और फिर हम उनका स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज 7.3, द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप्स।
क्रमबद्ध। हाँ, तो ये इनका एक जो है समझ लीजिए कि टेबल या एक ऑर्डर्ड वे में हम इसको एक ग्रुप्स को फॉर्म करते हैं। हाँ, तो उसको हम कहते हैं हायरार्की। डिसेंडिंग या फिर डिसेंडिंग से असेंडिंग कर सकते हैं। जब एक ऑर्डर में कोई चीज बढ़ती है तो उसको हम क्रमबद्ध जो होता है, हाँ तो वो मतलब देखिए असेंडिंग से डिसेंडिंग यूज कर सकते हैं। हाँ हाँ और डिसेंडिंग से भी असेंडिंग हाँ कर सकते हाँ। हैं। तो जो एक ऑर्डर में होता है, क्रम में होता है, ऐसे किसी लिस्ट को हम कहते हैं हायरार्की। तो यहाँ है द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप्स। तो जो हमने ग्रुप्स बनाए पढ़ने के लिए ऑर्गेनिजम्स को, उसकी हायरार्की जो है यानी उसका ऑर्डर क्या है उसको हम समझेंगे। Biologists such as Ernest Haeckel, Robert Whittaker and Carl Woese have tried to classify all living organisms into broad categories called kingdoms. देखिए आप समझेंगे। अच्छा, इसको याद करना होगा। नहीं, समझ लीजिए खाली, याद इसमें क्या याद करें। रोबोट हाँ, नाम, लेकिन हाँ नाम याद रखना है। समझ। हाँ, कि जैसे हेकेल है, विटेकर है और लुओज, इन लोगों ने ये बनाया था क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिस्ट सच जैसे हेकेल, हेकेल बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसका नाम हमेशा याद बायोलॉजी में याद रखना पड़ता है। बायोलॉजिस्ट सच एज अर्नस्ट हेकेल, रॉबर्ट विटेकर एंड कार्ल वोज। हाँ, कार्ल वोज, अर्नस्ट हेकेल, रॉबर्ट विटेकर and Carl Woese have tried to classify all living organisms into broad categories called kingdoms। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। अब इस हायरार्की को हम समझ रहे हैं, इस ऑर्डर को हम समझने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन कैसे हुआ। तो क्लासिफिकेशन जो है इन्होंने क्या किया है, किसने किया है, ये जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं किसका दिया हुआ है, ये हेकेल का, हैकेल, विटेकर का बोलना चाहिए। हाँ विटेकर विटेकर एंड वोज, इनका दिया हुआ है। तो इन्होंने क्या किया है पहले कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कुछ मेजर ग्रुप्स में बांटा, जिसको क्या नाम दिया, किंगडम्स। किंगडम्स, ठीक है, किंगडम। तो सबसे पहले जो सबसे ब्रॉड ग्रुप है उसको क्या कहते हैं, किंगडम, जो सबसे बड़े ब्रॉड ग्रुप्स हैं, तो इनको उन्होंने नाम दिया किंगडम्स। ठीक है, हैव ट्राइड टू, किंगडम के बारे में। हाँ पूछेगा कि विच आर द ब्रॉडेस्ट ग्रुप्स इन द हायरार्की गिवन बाय हैकेल, किंगडम्स, ये तो उसमें सबसे ब्रॉड, सबसे ऊपर लेवल पर क्या आता है, ठीक है, तो इसमें है किंगडम। इसी तरह से क्वेश्चन बनता भी है, बीपीएससी में इसी तरह से बनाता है क्वेश्चन। तो हेकेल, विटेकर और वोज का दिया हुआ जो क्लासिफिकेशन है उसमें जो सबसे ब्रॉड कैटेगरीज हैं किंगडम्स, उसको कहते हैं किंगडम्स। द क्लासिफिकेशन विटेकर प्रोपोज्ड हैज 5 किंगडम्स। तो इन्होंने जो पहले दिया था उसमें जो है 5 किंगडम्स, ठीक है, नाम मिटा दे। इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए, बायोलॉजिस्ट थे ये बड़े नामी, विटेकर, हैकेल और वोज, तो उसमें इन्होंने दिया कि देयर आर 5 किंगडम्स, 5 किंगडम में इन्होंने बांटा, 1 2 3 4 एंड 5, 5 किंगडम्स में इन्होंने बांटा। क्या क्या है वो किंगडम्स जिसमें सारे ऑर्गेनिज्म को इन्होंने बांटा। सबसे पहले है मोनेरा, मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ठीक है, तो दिस इज द 5 किंगडम्स in which Whittaker
डिवाइडेड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, हाँ हाँ आएगा, अभी सब बताएंगे, पहले जानिए नाम वर्ड्स को याद दिमाग में बिठाइए। तो देखिए विटेकर ने ऐसे तीनों का नाम देता है तो देता है हेकेल, विटेकर एंड वोज, नहीं तो एक नाम रहेगा तो इसका आएगा विटेकर। तो विटेकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया उसमें 5 किंगडम्स में पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बांट दिया। 5, जो हमारे हाथ में 5 उंगली वैसे ही 5 किंगडम्स में बांट दिया। व्हाट आर दे? नंबर 1 मोनेरा, नंबर 2 प्रोटिस्टा, नंबर 3 फंजाई, नंबर 4 प्लांटी, नंबर 5 एनिमेलिया। बहुत सिंपल है, आपको अभी नया लग रहा है इसलिए समझ जाइएगा तो याद ऐसे ही हो जाएगा। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ठीक है, these groups are formed on the basis of their cell structure, mode and source of nutrition and body organization। तो ये ग्रुप्स जो है किस, अभी देखिए हमने पीछे पढ़ा कि ग्रुप बनाने के लिए कोई कैरेक्टरिस्टिक चूज करना पड़ता है, तो किस कैरेक्टरिस्टिक्स को लिया उन्होंने ये किंगडम्स को बनाने में, इस किंगडम्स को देने के लिए? तो उसमें क्या लिया है? सबसे पहले सेल स्ट्रक्चर, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका सेल्स किस तरह का है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया, अभी ये भी पूछ सकता है, ये सब आप अंडरलाइन करेंगे सब जो है। तो अब क्या इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स लिया? तो सबसे पहले लिया सेल स्ट्रक्चर, किस तरह का सेल का स्ट्रक्चर है उस हिसाब से पहला कैरेक्टरिस्टिक लिया सेल स्ट्रक्चर। सेकंड हो गया मोड एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी वो अपना फूड कैसे लेता है, किस तरीके से लेता है, कहां से लेता है। मोड एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। एंड थर्ड क्राइटेरिया हो गया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, उसका बॉडी किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, उसके बॉडी और उसके बॉडी के ऑर्गन्स किस तरह से। तो इन 3 जो है कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से उन्होंने ये 5 किंगडम्स में पूरे ऑर्गेनिजम्स को बांट दिया। अंडरलाइन कर लीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसको। ठीक है, these are the characteristics। मोड का मतलब तरीका। तो आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स विटेकर अडॉप्टेड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये 3 जो है कैरेक्टरिस्टिक्स को उन्होंने लिया, सेल स्ट्रक्चर, मोड एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक को आधार बना के उन्होंने जो है ये 5 किंगडम्स में सारे ऑर्गेनिजम्स को बांट दिया। द मॉडिफिकेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय डिवाइडिंग मोनेरा इनटू आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया इज ऑल्सो इन यूज। हाँ हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा, क्या करेंगे, और है ही क्या, आपको याद रखना ही तो है, जिंदगी भर अब याद ही रखना है अगर सिविल सर्विस में जाना है। तो जो बात कहा जाए, कहे कल तो बोले थे तो कल वाली बात भूल गए, याद क्यों नहीं रखे, कहा गया उस बात को। तो आप समझिए कि याद ही रखना ये सरकारी नौकरी है। ठीक है, हाँ, तो याद रखना, जो बात कही जाए उसको याद रखिए। सो देखिए विटेकर ने पहले ये दिया था बेसिक क्लासिफिकेशन, जो किंगडम्स दिए 5, और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिए उसके लिए, इन तीनों को लिया।
इसमें वोज ने फिर थोड़ा सा मॉडिफाई किया था, ठीक है, वोज ने इसमें मॉडिफाई किया था कि मोनेरा को इन्होंने दो में बांट दिया था, ठीक है, आर्क बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में, ठीक है। तो लेकिन उसकी हमें उतना ज़रूरत नहीं है उसको ध्यान देने की, ठीक है। फर्दर क्लासिफिकेशन इज डन by naming the subgroups at various levels as given in the following scheme। तो देखिए, अब ये जो किंगडम्स में बांटा था विटेकर ने, उसमें फिर और जो है, मैंने जैसे शुरू में बताया था कि पहले हम ग्रुप्स में बांटते हैं, फिर सब ग्रुप्स में बांटते हैं, उनका भी सब ग्रुप हो सकता है। तो ये जो सबसे पहले ब्रॉड वे में 5 किंगडम में बांट दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। इसमें वो साहब ने थोड़ा सा किया, मोनेरा को भी 2 ग्रुप में बांट दिया था, खैर उसको। इसमें अब हम आगे कैसे इसमें फर्दर सब ग्रुपिंग कैसे करते हैं, इसको भी याद रखना जरूरी है। ये सब तो बेसिक है, अभी आपको जरूरी है ही। कैसे इसमें सब डिवीजन कैसे किया जाता है, तो ये बता रहा हूं कि जैसे किंगडम है, तो किंगडम से फिर अंदर सब ग्रुपिंग क्या होता है, किंगडम को फिर जो है फाइलम, फाइलम में बटा होता है। किंगडम जो है कई फाइलम में बटा होता है, तो किंगडम का सब ग्रुप हो गया फाइलम, ठीक है। और फाइलम का फिर सब इसका बांट दिया क्लास, क्लास के बाद फिर हो गया ऑर्डर, ऑर्डर के बाद हो गया फैमिली, फैमिली के बाद हो गया जीनस, और उसके बाद आता है लास्ट में, ये है आपका सब डिवीजन करने का तरीका बायोलॉजी में। तो सबसे पहले जो विटेकर साहब ने किंगडम में बांट दिया, तो किंगडम ही में बांट देने से खाली नहीं हो जाता, क्योंकि हमें बहुत डिटेल में फिर स्टडी करना चाहते थे, तो पहले जो है इससे चल जाता था काम किंगडम से ही। तो किंगडम को बांटा फाइलम में, फाइलम को बांटा क्लास में, क्लास को बांटा ऑर्डर में, ऑर्डर बटे फैमिली में, फैमिली बटे जीनस, और जीनस बटे स्पीशीज में। जो हम स्पीशीज की बात करते हैं जब हम कहते हैं होमोसेपियन, होमोसेपियन, ठीक है, हाँ, तो ये स्पीशीज है, हाँ सब जानेंगे, जानेंगे क्या होता है, ठीक है। तो ये हो गया फर्दर सब क्लासिफिकेशन का तरीका। 10 बाय सेपरेटिंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ अ हायरार्की ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स into smaller and smaller groups we arrive at the basic unit of classification which is a species। अब देखिए यहां कहा जा रहा है, इसको ध्यान रखना है, कहा जा रहा है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनिजम्स का, उसको हम इस तरह बांटते गए। किंगडम सबसे ब्रॉड जो है ऊपर हुआ किंगडम टॉप पर, उसको बांटे फाइलम में, एक किंगडम कई फाइलम में बट गया, फिर एक फाइलम कई क्लास में बट गया, फिर एक क्लास कई ऑर्डर में बट गया, फिर एक ऑर्डर कई फैमिली में बट गया, फिर एक फैमिली कई जीनस में बट गया, और फिर एक जीनस फाइनली। तो इसमें उभर के आता है कि विच इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बेसिक यूनिट जो है वो क्या है, सबसे बेसिक यूनिट क्या है, स्पीशीज। क्लासिफिकेशन का बेसिक यूनिट क्या है, स्पीशीज। जैसे अभी तक आपने बायोलॉजी में पढ़ा कि लाइफ का या लिविंग का बेसिक यूनिट, स्ट्रक्चरल बेसिक यूनिट क्या है, सेल, सेल, ठीक है। तो उसी तरह यहां जो है ऑर्गेनाइजेशन, जो क्लासिफिकेशन किया गया, उसका बेसिक यूनिट क्या है, स्पीशीज। तो यहां कहा जा रहा है कि सो व्हाट ऑर्गेनिजम्स कैन बी सेड टू बिलोंग टू सेम स्पीशीज। हाँ डेफिनेटली आपको लिखाया भी है, पहले ही लिखा चुके हैं आपको। तो अगर कहा जाए कि भाई कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे जो कहे जाएंगे कि एक ही स्पीशीज के हैं वो,
स्पीसीज पर आ गए बात अभी। क्वेश्चन हाँ। कोई नहीं बना पाएगा हाँ। एग्जाम में। तो बेसिक कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम कह सकते हैं कि वो एक स्पीसीज के हैं? तो यहाँ आपको दिया जा रहा है कि ब्रॉडली अ स्पीसीज इंक्लूड्स ऑल ऑर्गेनिजम्स दैट आर सिमिलर एनफ टू ब्रीड एंड परपेचुएट। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक जैसे होते हैं और आपस में ब्रीड करके अपने आप को परपेचुएट मतलब लगातार अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं। खाली ब्रीड करना जरूरी नहीं है, ब्रीड करके आपको बताया था कि फर्टाइल ऑफस्प्रिंग होना चाहिए, याद आ रहा है? जब हॉर्स, तो स्पीशीज मैंने आपको उस समय बताया था कि स्पीशीज क्या होता है, तो मैंने समझाया था उस समय आपको कि अ पॉपुलेशन, अ कम्युनिटी which is able to breed among themselves to produce fertile offsprings, that is called a species. fertile नहीं होगा तो वो species नहीं कहे जाएंगे। तो ब्रीड मतलब कि ये क्या करते हैं? मेट, प्रजनन करना। हाँ। तो ये जो है तो यहाँ उसको कैसे लिख दिया है कि दे मस्ट बी एबल टू ब्रीड एंड परपेचुएट। परपेचुएट का मतलब है इनडायरेक्टली कि अपने आप को लगातार बनाए रखें, यानी अपनी संख्या बढ़ाए, यानी कि जब अगला पीढ़ी जो ब्रीड करने लायक होगा तब ना आगे संख्या बढ़ेगा। हाँ, तो बढ़ा सकते हैं। हाँ, तो परपेचुएट का मतलब अपने आप को हमेशा बनाए रखना। तो जो अपना आपस में ब्रीड करके अपने आप को हमेशा बनाए रख सकते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम वी कॉल देम वन स्पीसी। तो स्पीशीज पहले ही आपको समझा चुके थे। नाउ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम्स ऑफ विटेकर आर एज फॉलोज। तो अब जो है हम लोग एक एक करके हमारे जो किंगडम्स दिए हैं विटेकर साहब ने उसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं, सिर्फ उसको जानने के लिए कि किस किंगडम में किस तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसको जानेंगे। तो द फर्स्ट किंगडम दैट कम्स वी हैव मोनेरा। विटेकर ने जो दिया, हाँ, विटेकर नाम दिमाग में बिठा लेना है। तो अब हम लोग इसको समझ लिए कि सब क्लासिफिकेशन का क्या है। किंगडम बढ़ गया फाइलम, फाइलम बढ़ गया क्लास, क्लास बढ़ गया ऑर्डर, ऑर्डर फैमिली, फैमिली जीनस, जीनस से स्पीशीज। अब हम लोग आते हैं जो एक एक करके सारे किंगडम्स को हम लोग देखेंगे, उसमें क्या फीचर्स हैं और क्या उसमें कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो फर्स्ट वन कम्स टू मोनेरा। दीज ऑर्गेनिजम्स, पढ़िएगा तो अभी जानिएगा। देखिए, मोनेरा में आपने कहा कि सर क्या है, मोनेरा में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, वही हम पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, एक किंगडम का नाम दिया। अरे जैसे हम लोग जाति कैसे बांट दिए, धर्म कैसे बांट दिए, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, तो वैसे ही जानवरों का जाति उन्होंने बांट दिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। ठीक है, तो समझ लीजिए कि जानवरों की जाति बांट दिया, ये इस तरह के जानवर हैं, इस तरह के जानवर हैं। तो फर्स्ट जो ग्रुप आया मोनेरा। मोनेरा में कौन से जानवर आते हैं, क्या प्रॉपर्टी है, देखिए। These organisms do not have a defined nucleus or organelles, nor do any of them show multicellular body designs. इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनका कोई एक डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, फिक्स, हाँ, कोई एक अलग से फिक्स न्यूक्लियस नहीं होता है, और नहीं ऑर्गेनेल्स होते हैं, नहीं सेल के अंदर कोई और दूसरे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। बहुत समय तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, आप समझ सकते हैं, सीधी बात, पहली बात। तो इनका जो, क्योंकि पहला क्राइटेरिया क्या था, सेल स्ट्रक्चर, तो इनका सेल स्ट्रक्चर के हिसाब से बांटा मोनेरा को कि ऐसे जीव जिनके सेल्स में ना तो कोई अलग से न्यूक्लियस बना हुआ है और ना कोई और ऑर्गेनेल्स उनके अंदर पाया जाता है, कोई ऑर्गेनेल्स भी ऐसा खास नहीं पाया जाता है, और नहीं नॉर डू एनी ऑफ देम शो मल्टी सेल्यूलर बॉडी डिजाइंस, नहीं उनके अंदर कई तरह के सेल से बना हुआ कोई बॉडी का पार्ट होता है। हाँ, नहीं, क्यों नहीं, पीटी में स्टेटमेंट में आ सकता है।
नहीं पूछता है, आप जान रहे हैं कि क्या पूछेगा। यही देखिए, मेंटेलिटी को चेंज कीजिए, इसी में बच्चे फंस जाते हैं। नहीं पूछता है, अरे अभी नहीं पूछता, आप तो पूछ रहा है, आगे पूछेगा, आप भविष्य जान रहे हैं। फिर माइंड को अपने लिमिटेड नहीं कीजिए, जैसा कि 99.999% कर रहे हैं स्टूडेंट। सब कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, सब कर रहे हाँ, हैं। माइंड को लिमिटेड नहीं कीजिए कि ऐसा नहीं पूछता है, उसी में फंस जाते हैं बच्चे। क्या पूछ सकता है आपको नहीं पता है, सिलेबस बस दे दिया है। अब सिलेबस में क्या पूछ देगा, अब इसका कोई गारंटी नहीं। इसलिए किसी भी अनिश्चितता के लिए, जो देखिए, जो स्टूडेंट अनिश्चितता के लिए तैयार रहेगा वही पास करेगा। जो निश्चित होकर एग्जाम में जाएगा वो पास नहीं होता है, क्योंकि एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं कब क्या पूछेगा। उसका मन है क्या पूछेगा, नए गाइडलाइंस आ रहे हैं, नए तो आ रहा है, अप्रोच आ रहा है, तो नया क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी देखिए ऐसा ऐसा पूछ रहा है, तो आप लोग उस चीज में मत रहिए, इस माइंडसेट को चेंज कीजिए कि नहीं पूछता है। अब जो भी है कुछ भी पूछ सकता है, ऐसा उसने पूछ के दिखा दिया है। सो देखिए कि उनमें मल्टी सेलुलर कोई बॉडी पार्ट भी ऐसा नहीं होता है। सिंपल समझ लीजिए कि न तो उनके सेल में कोई पार्ट होता है विशेष, यानी न न्यूक्लियस होता है, न ऑर्गेनेल्स होते हैं, और न उनका ऐसा कोई बॉडी पार्ट होता है। ऑन अदर हैंड दे शो डाइवर्सिटी बेस्ड ऑन मेनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। उनमें जो है डाइवर्सिटी कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर होता है। क्या होता है, सम ऑफ देम हैव सेल वॉल्स while सम डू नॉट। तो उनमें कैसे फर्क हुआ, देखिए कि जो मोनेरा में आते हैं उनका पहले तो आपने बेसिक देखा कि न न्यूक्लियस होता है अलग उनका, न ऑर्गेनेल्स होता है, न कोई बॉडी पार्ट होता है वैसा जिसमें कई सारे सेल्स से बना हुआ कुछ। अब इनमें फर्क कैसे होता है, तो कुछ के सेल वॉल होते हैं, कुछ के सेल वॉल नहीं होते। इस आधार पर इनमें अलग अलग फर्क होता है। Of course, having or not having a cell wall has very different effects on body design here from having or not having a cell wall in multicellular organism. The mode of nutrition of organism in this group can be either by synthesizing their own food, autotrophic, or getting it from the environment. तो मोनेरा में देख लीजिए आपकी पहला तो है उनका, अगर सेल के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो आपने देखा कि न्यूक्लियस नहीं होता है, ऑर्गेनेल्स नहीं होता है, ना कोई ऐसा बॉडी डिजाइन होता है, बॉडी पार्ट होता है। न्यूट्रिशन की बात कही जाए तो इतने ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, नेचुरल है, तो या तो ये सेल्फ प्रिपेयरिंग हो जाएंगे जैसे प्लांट्स की तरह जो खुद अपना खाना बनाते हैं, तो ऐसे को क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ। याद आ रहा है, दोज हु प्रिपेयर देयर ओन फूड दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ, एंड दोज हु डिपेंड ऑन अदर्स हेटेरोट्रॉफ। तो या तो ये ऑटोट्रॉफ हो सकते हैं या हेटेरोट्रॉफ हो सकते हैं। तो दिस ग्रुप इंक्लूड्स बैक्टीरिया। अब इसमें क्या क्या आते हैं मोनेरा में, ठीक है, तो मोनेरा में क्या क्या आते हैं, तो दिस ग्रुप इंक्लूड्स बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, और साइनोबैक्टीरिया। इसी को साइनोबैक्टीरिया हम आपको लिखाए थे एक बार, नाम जो है साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, क्योंकि एल्गी एक्चुअली होता है उसमें यही बैक्टीरिया पाया जाता है। तो साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा, ये ऑर्गेनिजम्स का नाम है। बैक्टीरिया तो आप जान रहे हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया कह सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया CYA होता है, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा, ये जो है मोनेरा में यही पाए जाते हैं। मोनेरा में कौन होते हैं, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। ठीक है, बस इतना ही आपको जानना है मोनेरा के बारे में। तो मोनेरा में क्या है, माइक्रोस्कोपिक सिंगल या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनमें कि कोई न्यूक्लियस अलग नहीं होता है, जिनमें कोई और ऑर्गेनेल नहीं होता है सेल के अंदर,
और ये जो है आपका क्या बोलते हैं, ये हो इनमें जो है फूड का जो है वो ऑटोट्रॉफिक या हेटेरोट्रॉफिक हो सकते हैं। इनमें फ़र्क कैसे होता है कि इनमें किसी में सेल वॉल होता है, किसी में सेल वॉल नहीं होते हैं। कुछ ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना फूड खुद बनाने वाले होते हैं, और कुछ हेटेरोट्रॉफिक होते हैं जो दूसरे पर फूड के लिए डिपेंड करते हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या क्या है, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। इतना ही आपको मोनेरा के बारे में जानना है। नेक्स्ट है प्रोटिस्टा। फंजाई को भी इसमें किंगडम के ग्रुप में बांट दिया है। बहुत सारे फंजाई को अलग मतलब कि वहाँ पे ये अलग से ये किंगडम नेम है फंजाई। बैक्टीरिया ये सब को तो नहीं करते, क्योंकि इनका अलग होता है, बैक्टीरिया फंजाई थोड़े होते हैं। तो देखिए मोनेरा में आप लिखिए पहले ही, बैक्टीरिया हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया है और माइकोप्लाज्मा। अब हम आते हैं नंबर 2, सेकंड ग्रुप पर, सेकंड क्लास, दैट इज किंगडम पर, प्रोटिस्टा। व्हाट इज प्रोटिस्टा? This group includes many kinds of unicellular eukaryotic organisms. अब देखिए इसमें क्या आ रहा है, इट इंक्लूड्स मेनी यूनिसेल्यूलर यानी सिंगल सेल वाले हैं, और किस तरह के हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। अब यूकैरियोटिक क्या था, बताए थे, हाँ, जिसमें न्यूक्लियस डेवलप्ड होता है, मेम्ब्रेन्स होता है, ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो ऐसे हाँ हाँ, तो ऐसे सेल्स को, ऐसे ऑर्गेनेल्स को हम यूकैरियोटिक सेल्स या ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो दिस ग्रुप इंक्लूड्स मेनी काइंड्स ऑफ यूनिसेल्यूलर। अब यहाँ देखिए मल्टीसेल्यूलर नहीं है, लिख दिया है यूनिसेल्यूलर। यूकैरियोटिक होते हैं कई तरह के, लेकिन यहाँ सिर्फ सिंगल ही सेल वाले आते हैं इस ग्रुप में, ठीक है। प्रोटिस्टा में जो है आपके यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक, यानी मल्टीसेल्यूलर तो है ही नहीं यहाँ इसमें प्रोटिस्टा में। तो प्रोटिस्टा में सिंगल ही सेल वाले आएंगे सबसे पहले, तो यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक। यूपीएससी का क्वेश्चन हो गया। हाँ नहीं, फिर ठीक है, एक बार सुन लीजिए, याद कर लीजिए। तो इसमें किस तरह के आते हैं प्रोटिस्टा में, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक। तो जैसे यूनिसेल्यूलर है तो अमीबा भी हो सकता था, लेकिन अमीबा इसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि अमीबा में अलग से ये न्यूक्लियस और ये सब नहीं होता है। कहीं देखे थे उसमें न्यूक्लियस वगैरह, अमीबा में नहीं होता है। तो इसलिए इसमें आएगा जिसमें न्यूक्लियस हो। हाँ, यूनिसेल्यूलर तो है लेकिन यूकैरियोटिक वाले इसमें आए, ठीक है। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म यूज एपेंडेजेस सच एज हेयर लाइक सिलिया और विप लाइक फ्लैजेला फॉर मूविंग अराउंड। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्रोटिस्टा में आते हैं, यानी कि यूनिसेल्यूलर और यूकैरियोटिक हैं, सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म यूज एपेंडेजेस। एपेंडेजेस क्या बोलते हैं, सच एज, जो शरीर से कुछ निकला हुआ हिस्सा रहे, अपेंडिक्स से बना है, ठीक है। हाँ, एपेंडेजेस यानी शरीर से कुछ निकला हुआ रहता है, उसको कहते हैं अपेंडेज। हाँ, शरीर से कुछ जुड़ा हुआ रहता है, कुछ अलग से निकला हुआ रहता है।
appendages such as hair like cilia, यानी कि जैसे cilia आपको पहले बता चुके हैं, तो सेल्स के अंदर तो या बाहर तो में हाँ, स्मॉल काफी महीन हेयर्स, तो cilia जैसा भी निकला हुआ कुछ हो सकता है बॉडी से, उसको भी अपेंडेजेस कहेंगे, उसको तो अपेंडेजेस नहीं कहेंगे। अपेंडेज कहे कोई भी चीज अगर जैसे शरीर से कुछ अलग से जुड़ा हुआ है या निकला हुआ है उससे अलग सा, तो उसको हम अपेंडेज कहते हैं, जनरल टर्म है। में आएगा। हाँ आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। एग्जांपल में अगर कुछ बेसिक में इस तरह से क्वेश्चन लेकिन नहीं बनेगा सर एग्जाम, क्वेश्चन उस तरह से नहीं बनेगा, लेकिन काफी हाई लेवल का क्वेश्चन बन सकता है। आपको सीधा देखिए अपेंडेज का मतलब क्या कहा जा रहा है कि शरीर से कुछ अलग से निकला रहता है, कोई अंग कोई कुछ भी जो है उसको अपेंडेज नाम दिया गया, सिंपल बायोलॉजिकल वर्ड। अब वो अपेंडेज कुछ भी हो सकता है, वो सिलिया भी हो सकता है, लिखा हुआ है सच है। हाँ, तो हेयर जैसा एक सिलिया हो सकता है, और विप लाइक फ्लैजेला हो सकता है, या कोड़े की तरह से। विप होता है कोड़ा, जो घोड़े का पहले कोड़ा यूज करते थे लंबा सा, अरे पहले देखते थे घोड़ा दौड़ाते थे, चाबुक रखते थे लंबा लंबा, हाँ वही कोड़ा उसी को कहते हैं, उसी को विप कहते हैं। तो उस तरह कहने का मतलब कि खूब लंबा सा कुछ पतला सा ऐसा भी कुछ निकला हुआ रह सकता है, विप लाइक, विप की तरह, चाबुक की तरह। फ्लैजेला, उसको क्या नाम दिया, फ्लैजेला, हेयर लाइक सिलिया और विप लाइक फ्लैजेला फॉर मूविंग अराउंड। हाँ, अरे ये भी अपेंडेज है, शरीर से निकला हुआ अंग है। अरे मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म इस तरह का है, मान लीजिए, अब उससे हो सकता है कि छोटा सा इस तरह का कुछ निकला हुआ, नहीं तो हो सकता है कि उससे कुछ लंबा चाबुक की तरह निकला हुआ हो सकता है। ये सब तो इसको, हाँ ये इसको सिलिया हमने नाम दिया, इसको फ्लैजेला का, ठीक है। और ये सब मिला क्या है, अपेंडेज, यानी शरीर से कुछ निकले हुए अंग। समझ गए। इसको ये चलने फिरने के लिए इस्तेमाल कर, ठीक है। तो सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स यूज अपेंडेजेस, ये इनका इस्तेमाल करते हैं चलने के लिए। और क्या हो सकता है, किसी में सिलिया जैसा हो सकता है कि बिल्कुल महीन हेयर जैसा, या किसी में लंबा लंबा बिल्कुल जैसे चाबुक की रस्सी होती है लंबी, वैसे कुछ लंबा सा हो सकता है बॉडी से जुड़ा हुआ, जिसको कि फ्लैजेला कहते हैं। ये दोनों क्या है, इसको अपेंडेज का, यानी शरीर से कोई निकला हुआ हिस्सा, तो इनका इस्तेमाल ये चलने फिरने में करते हैं। चाबुक की तरह होता है। हाँ, लंबा होता है, कहने का मतलब एक छोटा हेयर लाइक हुआ सिलिया। अभी आएगा, अभी आएगा ऑक्टोपस, ये सब तो बहुत बड़ा, जब यूनिसेल्युलर की बात कर रहे हैं, ऑक्टोपस कहाँ आएगा, अभी आएगा, बता रहे हैं आगे है। तो पहले ये समझ लीजिए कि यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म जो है इनके बॉडी से कुछ निकला हुआ रहता है अपेंडेज। वो अपेंडेज थोड़ा छोटा छोटा हेयर की तरह हो सकता है, उसको सिलिया कहते हैं, या लंबा बिल्कुल रस्सी की तरह हो सकता है, उसको फ्लैजेला कहते हैं। इनका इस्तेमाल ये अपने मूवमेंट में करते हैं, चलने के लिए करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, ठीक है। हाँ, देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। और इनका खाने का तरीका क्या है, ये तो ऑटोट्रॉफिक, अपना खाना खुद बनाने वाला, या हेट्रोट्रॉफिक हो सकते हैं, यानी कि दूसरे का माल खा जाने वाले, तो दोनों हो सकते हैं ये। एग्जाम्पल्स आर यूनिसेल्युलर एल्गी, डायएटम्स एंड प्रोटोजोअन्स, ठीक है। फिगर 7.2 आप देख सकते हैं। फिगर नहीं है सर, फिगर नहीं है, अच्छा अगला नेक्स्ट पेज में है, उस पेज में नहीं था। अच्छा फिगर कितना छोड़ना पड़ेगा सर, हाफ पेज छोड़ दीजिएगा फिगर की, हाँ हाँ काफ़ी है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है आपका प्रोटिस्टा में, देखिए एग्जाम्पल्स आर यूनिसेल्युलर एल्गी,
हाँ, तो इसमें जो है आपका जो आपने लिखा है कि यूनिसेल्यूलर एक सेल वाले एल्गी जो होते हैं, डायटम्स होते हैं और प्रोटोजोअन्स होते हैं। ठीक है, इसमें देखिए क्या क्या है, मैं यहाँ रफ आपको बना दे रहा हूँ। ठीक है, आपने भी कभी पढ़ा होगा, आपने कभी बना देता हूँ रफ, कोई बहुत डिटेल बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये हम लोग सबसे पहले हो गया चप्पल के शेप में जो है वो बिल्कुल चप्पल ही का शेप होता है। हम लोग बचपन में इसको बनाते थे तो लगता था कि चप्पल बना रहा है। पैर की तरह हो जाता है। इट इज लाइक फीट। अब इसमें बहुत ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं है, अभी छोड़ दीजिए, आप उससे बना लीजिएगा अपना। मैं अभी खाली आपको दिखाने के लिए बना दे रहा हूँ, आपको भेजेंगे उससे बना लीजिएगा। तो ये जो है देखिए, ये इस तरह का होता है ऑर्गेनिज्म, इसका शेप बिल्कुल आपके जैसे पैर का चप्पल है ना, उसी के शेप में होता है। ये आगे का पार्ट है, ये पीछे का पार्ट चप्पल का, तो उसी के शेप में होता है। बस इतना ध्यान रखिए, इसका एक न्यूक्लियस होता है और इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो सिलिया आपने लिखा, ये इस तरह का होता है, चारों तरफ इसके बॉडी में होता है। ठीक है, ये क्या है, पैरामीशियम, पढ़ा होगा आपने कभी, ये होता है पैरामीशियम। ठीक है, तो इसमें ये यही स्ट्रक्चर होता है इसका। तो यहाँ सिलिया पाए जाते हैं जिनको ये मूव करने में यूज करता है। दूसरा हो गया अमीबा, जिसको आप पढ़े ही हैं। कोई भी एक रफ शेप होता है अमीबा। ठीक है, एक इसमें छोटा सा न्यूक्लियस जैसा हो सकता है और वैक्यूल्स होते हैं कुछ। ठीक है, अमीबा का आप जानते हैं कि कोई भी एक बॉडी पार्ट ही निकल जाता है और उसको वो फीट की तरह भी यूज करता है या हाथ पैर खाने के लिए भी यूज करता है। अमीबा हो गया दूसरा, सिंपल। और तीसरा होता है एक यूग्लिना, तो वो इस तरह का शेप उसका कुछ होता है। ठीक है, और यहाँ से एक लंबा इस तरह धागा जैसा निकला रहता है। ठीक है, यही है फ्लैजेला या फ्लैजेलम सिंगुलर। और इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, इसका नाम है यूग्लिना। ये सब बचपन में हो सकता है कभी पढ़े हों। ठीक है, तो ये तीन इसमें आते हैं अमीबा। कौन सी क्लास का है? अभी तो ये शायद 9th या 10th का है, 10th का होगा प्रोबेबली। नहीं, हम लोग को तो हम लोग के समय सर 6th में रहता था, 6th में ही ड्रॉ किए थे सर। तो जो है ये पहला इंट्रोडक्शन यही होता था बायोलॉजी का, इसमें सब पढ़ना रहता था। तो ये देखिए कि तीन ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। आपको क्या लिखा, यूनिसेल्युलर और यूकैरियोटिक, यानी इसमें वेल फॉर्म्ड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन सेल वॉल वगैरह होता है। ठीक है, तो तीनों एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। अमीबा गोल बिना कोई आकार का, पैरामीशियम चप्पल अपना दिमाग में बैठा लीजिए, और यूग्लिना जो है लंबा दिल जैसा शेप का, खींचा हुआ दिल उस तरह का होता है। इसमें एक लंबा हेयर जैसा निकला रहता है, दैट इज यूग्लिना। These three are examples of प्रोटिस्टा। मोनेरा में था क्या कि उसमें था जो जिसका कि वेल फॉर्म्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, सेल वॉल नहीं होता, यानी प्रोकैरियोटिक, यानी
प्रोकैरियोटिक, जिसमें सेल में ही मोटा मोटी साइटोप्लाज्म ही सारा काम कर लेता है, न्यूक्लियस का भी सब चीज का, अलग से उसमें सेल ऑर्गेनेल नहीं होता है, तो उसमें प्रोकैरियोटिक है। और यहाँ क्या है, यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक, जिसमें वेल फॉर्म्ड जो है न्यूक्लियस है या और कोई ऑर्गेनेल है, उसका बाउंड्री सेल वॉल है, बॉडी, ये सब है, तो इसमें ये भी यूनिसेल्युलर ही है। तो एग्जाम्पल ये याद रखिए, सब यूनिसेल्युलर का एग्जाम्पल है, अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अच्छा, इनको हम क्या कहते हैं, ये हैं प्रोटोजोआ, ये तीनों जो हैं प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे आपने लिखा, वहां लिखा हुआ है कि एग्जाम्पल्स आर यूनिसेल्युलर एल्गी, डायटम्स एंड प्रोटोजोअन्स, तो ये सब प्रोटोजोअन्स के एग्जाम्पल है। आपको एल्गी और डायटम्स का नहीं लिखाया है, ठीक है, ये समझ लेना है, ये सब प्रोटोजोआ है। अमीबा क्या है, एक प्रोटोजोआ है। यूग्लिना पैरामीशियम क्या है, प्रोटोजोआ इसको कहते हैं। Examples are unicellular algae, diatoms, ये सब सी में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। diatoms and हाँ, protozoans. हाँ, तो प्रोटोजोअन्स का या कोई डायग्राम में दिया गया है, जो अमीबा का, पैरामीशियम का और ये सब यूग्लिना प्रोटोजोअन्स में का। आता है। अमीबा, यूग्लिना है ना, और ये पैरामीशियम, ये तीनों प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ है। तो इसको लिख लेना। यस यस। अमीबा प्रोटोजोआ है। चलिए थोड़ा लिख लीजिए। हाँ, लिखना होगा होगा ही। क्योंकि सर ये टेस्ट का काम नहीं लिखेगा सर, लिख लीजिए। अमीबा एंड करके लिखे कि यूग्लिना। अमीबा कॉमा पैरामीशियम एंड यूग्लिना are all protozoans. Now, next 7.3.3 fungi. Right. 7.3.3 fungi. These are heterotrophic eukaryotic organisms. RYO eukaryotic organisms. Full stop. Some of them
some of them use decaying organic material use decaying organic material as food. And are therefore called Therefore, saprotrophs. पढ़ा है पहले आप, SAPROTROPHS, saprotrophs को अंडरलाइन कोट्स में कर रहे हैं. EHS. saprotrophs अंडरलाइन कर लें. Others require a living protoplasm of a host organism for food. Full stop. They are called parasites. क्या डाल दिया? They are called parasites. कोट्स में अंडरलाइन करेगा. SITES. Parasites. लिख लिए? Parasites, full stop. Many of them have the capacity to become multicellular organisms. At certain stages in life. Stage in life. Full stop. They have cell walls made of a tough complex sugar called chitin. CHITIN. अंडरलाइन कर लें कोट्स. चिटिन चीटिंग नहीं, CHITIN. नाम है शुगर का चिटिन. जैसे पहले आप लोग जो नॉन
शुगर शुगर फ्री जो होता था, उसमें जो कंपाउंड यूज होता था उसको सैकरिन कहते थे। सैकरिन का इस्तेमाल होता था, जो आप अभी भी तो आता है उसको अब नया नया यूज हो रहा है, एस्पार्टेम वगैरह का यूज हो रहा है, पहले सैकरिन का इस्तेमाल होता था। तो उसी तरह ये भी एक शुगर है, इसका नाम है चिटिन। शुगर है, जैसे बताया शुगर सिंपल शुगर हो गया ग्लूकोज फ्रक्टोज, उससे कॉम्प्लेक्स हुआ सुक्रोज, फिर उससे और कॉम्प्लेक्स बहुत सारे शुगर होते हैं, उसमें एक ये है चिटिन। ठीक है, तो दे हैव सेल वॉल्स मेड ऑफ अ टफ कॉम्प्लेक्स शुगर कॉल्ड चिटिन, फुल स्टॉप। एग्जाम्पल्स आर, एग्जाम्पल्स इसके क्या क्या हैं लिख लीजिए। एग्जाम्पल्स आर ईस्ट, ईस्ट YEA, हाँ STS, ईस्ट, कॉमा मोल्ड्स MOLDS, मोल्ड्स एंड मशरूम्स। मोल्ड भी जैसे ब्रेड में जो फंगस लगता है ना, उसको मोल्ड कहते हैं। सब फंगस है, फंगस के टाइप में। ठीक है, तो क्या क्या एग्जाम्पल आपने लिखा, ईस्ट, मोल्ड्स एंड मशरूम्स। ठीक है, इसका डायग्राम के लिए भेज देंगे, बना लीजिएगा सिंपल डायग्राम, तो ज़्यादा हो जाए। हाँ, इतना स्पेस 5 लाइन का छोड़ दीजिए आगे। Some fungal species live in permanent mutually dependent relationships. आपस में होता है म्यूचुअली डिपेंडेंट, एक दूसरे पर निर्भर, म्यूचुअली डिपेंडेंट रिलेशनशिप्स with blue green algae कलर ब्लू ग्रीन दोनों रहता है। मिला हुआ रहता है, ब्लूइश ग्रीन रहता है। ब्लू ग्रीन एल्गी ब्रैकेट में ALGAE, हाँ ब्रैकेट, और साइनोबैक्टीरिया ब्रैकेट क्लोज, और साइनोबैक्टीरिया। देखिए ये आपसे पूछा था ना क्वेश्चन, आया था, याद आ रहा है? हाँ, इस बार नहीं 68 में होगा, लाइकेंस वाला क्वेश्चन था। In lichens, the chlorophyll contain partner gas.
एल्गी और फंगस वाला नहीं था क्वेश्चन? एल्गी फंगस है। वही तो है। इन लाइकेन a chlorophyll कंटेनिंग पार्टनर partner डैश लिव टुगेदर, क्या क्या साथ में रहते हैं, पूछा था यही आपको। तो हाँ, नहीं इसी तरह से रहते हैं, लाइकेंस भी हैं या ब्लू ग्रीन एल्गी में भी उसी तरह से रहते हैं। लाइकेंस का आपको पूछा था, यहाँ दिया जा रहा है ब्लू ग्रीन एल्गी का, ठीक है। तो देखिए उसमें भी क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी में बैक्टीरिया रहता है, ठीक है। देखिए क्या आपने अभी लिखा कि सम फंगल स्पीसीज लिव इन परमानेंट म्यूचुअली डिपेंडेंट रिलेशनशिप विथ ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी ये दोनों साथ में रहते हैं, एल्गी और फंगस, यही ना आपको पूछा है लाइकेन में, क्या क्या साथ में रहते हैं। तो ये भी इसी का है, लाइकेन यहाँ नाम दे दिया है, ये ब्लू ग्रीन एल्गा भी लिख सकता था वहां कि इन ब्लू ग्रीन एल्गी विच पार्टनर्स लिव टुगेदर। हाँ, तो आंसर हो जाएगा ये आपका ब्लू ग्रीन एल्गी एंड फंगस, ठीक है। देखिए हाँ आगे लिखिए, साइनोबैक्टीरिया के बाद पूरा सेंटेंस अभी नहीं हुआ है। हाँ क्लोज हुआ ना, साइनोबैक्टीरिया फुल स्टॉप। सच रिलेशनशिप्स आर कॉल्ड symbiotic are called symbiotic। देखिए आ ही गया आगे, तो कह रहे थे फुल स्टॉप, दीज सिम्बायोटिक लाइफ फॉर्म्स, वही आ गया बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन आ गया। दीज सिम्बायोटिक लाइफ फॉर्म्स are called lichens। लाइकेंस LICHENS, लाइकेंस को अंडरलाइन कोट्स करें। अब देखिए आ ही गया, लाइकेंस, इन्हीं को लाइकेंस कहा जाता है। ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, इन्हीं को हम, जो साथ में रहते हैं एल्गी और फंगस, इनको हम लाइकेंस कहते हैं, कॉमन लाइफ लाइकेंस, फुल स्टॉप। हाँ आपको क्वेश्चन पूछ दिया कि लाइकेंस में कौन कौन साथ में रहते हैं, क्या साथ में रहते हैं, ऑप्शन दे दिया एल्गी एंड एल्गिन वो। हाँ हाँ, तो यहाँ पर आपको लाइकेन पूछ दिया, उसकी जगह ब्लू ग्रीन एल्गी भी लिख सकता था। एक्चुअली देखिए समझ लीजिए, इसको मैं समझा दे रहा हूं। होता क्या है कि इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी और फंगस ये दोनों साथ में रहते हैं। पहले भी आपको हालांकि हम लिखा चुके हैं, समझा चुके हैं इस चीज को, ठीक है। अभी आपको पहले भी लिखाया जा चुका है इस चीज को कि ब्लू ग्रीन एल्गी और फंगस, ये साइनोबैक्टीरिया नाम है, ये साइंटिफिक नाम है कि बस हाँ इसमें एक्चुअली इसमें जो है वो बैक्टीरिया यहाँ रहता है, ठीक है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी और फंगस ये दोनों एक साथ घर बना के रहते हैं, पहले भी लिखाया था। घर बना के, ये घास कुछ टाइप का होता है, उसी में फंगस भी जमा रहता है। क्योंकि आपको बताया था कि फंगस जो है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता है, इसको खाना चाहिए किसी और, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी खाना बना सकता है, लेकिन इसको कुछ कुछ चीजों का जरूरत होता है और एक सुरक्षा का जरूरत होता है।
कि हमको कोई बचा के रखे दुश्मनों से, वो काम ये करता है। और ये जो खाना खाता है तो डाइजेस्ट करके कुछ चीज इसको भी दे देता है उसमें से, ठीक है। तो हाँ, तो दोनों को एक दूसरे से फायदा, ये इसका प्रोटेक्शन भी करता है और अपना कुछ खाना पचाने के बाद कुछ जो जरूरी चीज होता है वो इसको भी दे देता है, तो इसको वो मिल जाता है। इसमें साइनोबैक्टीरिया क्या करता है? अरे अब इस एल्गी में एक्चुअली साइनोबैक्टीरिया ही घुसा रहता है। नहीं, वो उसका काम क्या है? खाना बना तो ये दोनों बनाता है, यही बनाता है, साइनोबैक्टीरिया ही बनाता है, ये भी बनाता है। तो चलिए खैर उसमें हम नहीं जाएंगे, ज़्यादा डिटेल घुसेगा फिर उसी में हो जाएगा। आपको इतना जानना है, और इसी के कॉम्बिनेशन को हम आम जिंदगी में लाइकेन कहते हैं, जो काई कहते हैं। यही जो होता है हम देखते हैं जो हरा हरा काई, वो एक्चुअली यही है, इन दोनों का साथ में जुड़ा हुआ है। हाँ हाँ हाँ, यही कहीं पर भी काई कर सकता है। हाँ काफी पैर स्लिप करता है इसी हाँ। वजह से, पैर स्लिप करता है। तो जनरली ये जो काई की मैं बात कर रहा हूँ, जो ये बाहर धूप में जो बनता है, जैसे जो खुली जगहों पे बनता है, नदी के किनारे, तालाब किनारे। बाथरूम वाला काई हाँ, नहीं है ये। नहीं अंदर नहीं बनेगा ये। बाथरूम में काई नहीं, वो चिकनापन होता है, उसको एक्चुअली काई हम लोग कह देते हैं, लेकिन वो एक्चुअली काई नहीं होता है, ठीक है। जो बाहर आप देखेंगे जो हल्का घास टाइप का काई उगता है, हाँ, ग्रीनिश होता है। हाँ, वो एक्चुअली लाइकेन उसको कहते हैं, और उसमें ये होता है, ठीक है। ब्लू ग्रीन कह देता है, छोड़िए उसको कहने से। तो हम यहाँ लाइकेंस की बात कर रहे हैं, और लाइकेंस जो है ओपन एयर में रहता है, जहाँ सनलाइट आता है, क्योंकि सनलाइट से ये अपना फूड बनाता है, फोटोसिंथेसिस करता है, और ये जो खाना बनाता है उसमें वो खाता है, उसमें से उसको कन्वर्ट करके कुछ इसको भी दे देता है, ये भी अपना मस्त रहता है, प्रोटेक्शन में रहता है उससे। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ही लाइकेन, तो आपसे यही पूछा था ना कि लाइकेन में कौन दो लोग साथ में रहते हैं, यही क्वेश्चन पूछा था, एल्गी और फंगस। और ये पूछ सकता है किस तरह का रिलेशनशिप इनमें होता है, तो सिम्बायोसिस होता है, दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। पैरासाइटिक नहीं होता है कि एक दूसरे का खून चूस रहा है, दूसरा बेचारा दुबला होता जा रहा है, वो नहीं, बच्चा वाला हाल नहीं है। यहाँ दोनों एक दूसरे के फायदे में काम करते हैं, तो सिम्बायोसिस है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। आगे लिख लीजिए उसमें, we see lichens as slow growing, बहुत धीरे धीरे ग्रो करता है, स्लो ग्रोइंग लार्ज कलर्ड पैचेस ऑन bark of trees। तो पेड़ों की भी छाल पर आप कभी कभी देखेंगे कि धब्बा धब्बा जैसा धीरे धीरे घास काई जैसा उसमें उगता जाता है धीरे धीरे, बहुत समय, तो कई जगह उगता है ये। तो ये जो लाइकेंस है बेसिकली इट इज ए सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन एन एल्गा दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी एंड फंगस, ठीक है। तो ये हो गया आपका फंगस के बारे में, फंजाई। जो थर्ड किंगडम था दैट वाज फंजाई, और इसमें हो गया आपके पढ़ लिया आपने फंजाई के बारे में, इसमें आपने देखा कि ये कैसे रहते हैं। तो ये जनरली ये फंगस है, क्योंकि इनको भाई दूसरे का माल खाने की आदत है। जो मूवी है वो नमक हलाल, उसमें जो ये गाना है, आपका तो लगता है बस यही सपना, राम नाम जपना। हाँ 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 हाँ, तो उस मूवी में जो वो है, क्या नाम है, रंजीत। हाँ, तो वही वो रंजीत है, ये फंगस जिसको दूसरा का माल खाने की आदत है, अपना नहीं कराएगा, दूसरे का माल खाएगा। तो दूसरे का माल कैसे खाएगा, जब कोई दूसरा देगा तब ना। तो दूसरा बनाने वाला कौन है, ब्लू ग्रीन एल्गी।
ये बेचारा खाना बनाता है तो ये इसको भी दे देता है, चलो भाई तुम भी खा लो लेकिन मेरी रक्षा करना, मुझे रहने के लिए जगह घर बना दो, तो ये घर अपना बना लेता है जम के वहाँ पर, उसमें ये फंस के ठीक से रहता है। तो ये लोग जो हैं, जो फंगस की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये आदत है इनको दूसरे का खाना खाने की, तो अकेले रह ही नहीं सकते हैं, अकेले रहेंगे तो खाना कहाँ से मिलेगा, तो ये हमेशा किसी के साथ जुड़ के रहते हैं। उसका एक खास करके एग्जाम्पल है लाइकेन, जिसमें ये इसके साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशन में रहता है ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ, तुम हमें खाना दो हम तुम्हें सुरक्षा चोरी देंगे। दामन का साथ। ठीक है, समझ में आ गया फंगस का। फंजाई का कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे आपको अभी खाली नाम बता देना, लिख लीजिएगा डायग्राम। एक होता है सैकेरोमाइसिस, जो ईस्ट का एक एग्जाम्पल है, और दूसरा मोल्ड में आता है, देखिए पेनिसिलियम, जिससे पेनिसिलिन बनाया गया था, पेनिसिलियम, तो ये भी एक मोल्ड होता है, फंगस होता है उससे। और थर्ड है एगेरिकस, जो एक मशरूम है, मशरूम का एक वैरायटी है एगेरिकस। तो ये तीन आपने पढ़ा कि फंगस में एग्जाम्पल होते हैं ईस्ट, मोल्ड और मशरूम, तो उसमें ये नाम है, डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा। आगे लिख लीजिए 7.3.4, बस जानना है क्या क्या है ट्रीज, हाँ बस जान लेना है कि क्या क्या है, क्या होता है, बस वही 4 लाइन 5 लाइन, हाँ छोटा छोटा डायग्राम, हाँ 3.4। टेम्परेचर काफी कम हो गया, मीनिंग नहीं आ रहा है सर, टेम्परेचर की वजह से ये आता था। नेक्स्ट किंगडम, तो हमने 3 किंगडम यहाँ देख लिया, दैट वाज मोनेरा कर लिया, प्रोटिस्टा कर लिया और फंजाई कर लिया। अब आ गया प्लांटी यानी प्लांट्स, ये प्लांट्स और ये एनिमल्स हैं। तो प्लांट्स, प्लांटी देखिए 7.3.4 प्लांटी, प्लांटी है, उसको प्लूरल में प्लांटी कहते हैं, एक को प्लांटम कहते हैं, पहले था, अब आजकल प्लांट नॉर्मल वर्ड है, हाँ हाँ प्लांट टी क्या हो गया, प्लूरल हो गया। हाँ, अरे पहले जैसे एक प्लांट को प्लांटम कहते थे, अब उसको हम लोग बोले हम क्या बोले, हम हटा दो, खाली प्लांट बोले, तो प्लांटम और प्लांटी होता था, ठीक है। हाँ, तो पहले का इंग्लिश का ये था कि सिंगुलर कोई भी चीज होता था तो अम ही उसको होता था लास्ट में, अम, जैसे बैक्टीरियम, हाँ, अब हम लोग उसको खाली बैक्टीरिया कह देते हैं, सिंपल। तो प्लांटम होता था, उसको हमने हटा दिया, हम छोड़ो प्लांट खाली कहेंगे, प्लांट और प्लांट्स एस लगा देंगे, क्योंकि प्लांटी इतना कौन लिखता है, ठीक है, क्योंकि बोले आदमी हमेशा से आलसी रहा है बाय नेचर, फालतू नहीं, एक भी शब्द लिखना फालतू भी नहीं चाहता है। चलिए, तो अब हम लोग ने फंगस के बारे में कर लिया। नाउ नेक्स्ट इज प्लांटी, दैट इज रिलेटिंग टू प्लांट्स, राइट। These are multicellular eukaryotes, मल्टीसेलुलर अंडरलाइन करते चलिएगा, यानी मल्टीसेलुलर है, कई सेल वाले हैं, यूकैरियोट्स, क्योंकि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स तो किसमें थे, प्रोटिस्टा और फंजाई में, अब आ गया मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स विथ सेल वॉल्स, विथ सेल वॉल्स, इनमें सेल वॉल भी होता है, फुल स्टॉप, सेल वॉल टेस्ट नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, सेल वॉल्स फुल स्टॉप, दे आर ऑटोट्रॉफ्स, they are autotrophs and use chlorophyll
and use chlorophyll for photosynthesis. Chlorophyll for photosynthesis. Thus, full stop. Thus, all plants are included in this group. All plants are included in this group. फुल स्टॉप। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल्स इसका आगे पढ़ेंगे, अभी इतना ही जान लीजिए कि प्लांटी ग्रुप में क्या है, सारे प्लांट्स आते हैं। ठीक है, ऑल द प्लांट्स दे कम इन दिस ग्रुप, दे आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक हैविंग सेल वॉल, इसका कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये है, इसको डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। नेक्स्ट लिख लीजिए 7.3.5। डायग्राम कुछ नहीं है अभी, आगे ही लिख लीजिए इसके, वो डिटेल में अब आएगा क्योंकि प्लांट्स को तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। 7 हाँ, ये भी थोड़ा बड़ा है। 7.3.5 एनिमेलिया। Animalia, right. These include all organisms which are multicellular eukaryotes without cell walls। देखिए, विद सेल वॉल्स था तो प्लांटी हो गया, विदाउट सेल वॉल, जिसका सेल वॉल नहीं होता है तो वो एनिमेलिया हो गया। अभी प्लांटी में क्या लिखा, मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स विथ सेल वॉल, और ये क्या हो गया, मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स विदाउट सेल वॉल। क्योंकि आपने पढ़ा प्लांट और एनिमल्स में ये डिफरेंस होता है, प्लांट्स में सेल वॉल होता है का एक्स्ट्रा लेयर, एनिमल्स में नहीं होता है, विदाउट सेल वॉल्स। फुल स्टॉप। हाँ, वो तो प्लांट्स भी है, लेकिन उनमें सेल वॉल होता है, हमें नहीं होता है, इसलिए प्लांटी और एनिमलिया अलग अलग। हाँ, फुल स्टॉप। दे आर हेटेरोट्रॉफ्स, दे आर हेटेरोट्रॉफ्स ठीक है, दे आर हेड, तो इतना ही एनिमलिया में है। अब देखिए, इसको जो हमने आज क्लासिफिकेशन पढ़ा, इसको हम लोग टेबल फॉर्म में लिख लेंगे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हाँ, एक इस तरह से बना लीजिए, और उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में हम डिटेल्स में एक एक किंगडम को, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स को स्पेशली, प्लांटी और एनिमलिया को डिटेल में, प्लांटी और एनिमलिया के बारे में लिखना है आपके, बाकी सब हो गया ना।
तो देखिए कैसे बांटा गया पूरे ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन जो विटेकर ने किया उसके अनुसार कैसे बांटा गया। ऑर्गेनिजम्स हो गए दो तरह के, ठीक है, टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म मैंने बताया आपको, प्रोकैरियोट्स, इसको बना लीजिए, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म एक जिनमें न्यूक्लियस वगैरह होता है, सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, ऑर्गेनेल्स होता है, तो उनको यूकैरियोट्स, नहीं होता है सिंपल जो है तो प्रोकैरियोट्स प्राइमरी। प्रोकैरियोट्स में जो यूनिसेल्यूलर हुए उनमें कुछ आ गए आपके मोनेरा, यूकैरियोट्स में जो है दो तरह के हो गए, एक हो गए यूनिसेल्यूलर और एक हो गए मल्टी सेल्यूलर। यूकैरियोट्स जिनमें सेल डेवलप्ड होता है, उनमें एक खास न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन होता है, सब होता है, ऑर्गेनेल्स होते हैं, तो उसमें दोनों तरह के होते हैं यूकैरियोट्स, यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर। तो यूनिसेल्यूलर जो हुए वो आ गए किसमें, प्रोटिस्टा, और मल्टी सेल्यूलर जो हो गए, मल्टी सेल्यूलर में फिर आपका बट गया, ठीक है, एक हो गए विथ सेल वॉल और एक हो गए विदाउट सेल वॉल। ठीक है, तो विथ सेल वॉल में जो है इसमें दो तरह के हो गए, एक हो गए जो हेटेरोट्रॉफ्स हो गए, जो दूसरे का माल खाने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल फंगस, जो खुद खाना बनाने वाले हैं बेचारे, मेहनत करके ईमानदारी से खाते हैं, जीवन गुजारते हैं, ये हो गए प्लांटी। और विदाउट सेल वॉल में तो भाई कोई ऑटोट्रॉफ है ही नहीं, इसमें तो सिर्फ एक ही है, वो है दूसरे का माल हड़पने वाले एनिमलिया। इस तरह से आपके सारे किंगडम्स जो है वो हमने बता दिया आपको। मोनेरा के बाद एक नंबर पे क्या है? बस मोनेरा। मोनेरा मतलब फर्स्ट किंगडम हो गया, नंबरिंग कर दिया हमने, ये फर्स्ट किंगडम हो गया, प्रोटिस्टा सेकंड किंगडम हो गया। ये 5 किंगडम्स, इनको पूरे ऑर्गेनिज्म को आपको सिंपल टेबल में समझा दिया कैसे कैसे बांटा है। ये आप हम भेज देंगे, उससे बना लीजिएगा थोड़ा बढ़िया से उसमें। ये यहाँ पे है, देख लीजिए, देख लीजिए। तो यहाँ पे प्रोटिस्टा पे जाके खत्म हो जाता है इस सवाल।